सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुडोस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज बना रहा था, पर मैंने अभी तक सिर्फ 4 चैप्टर तक अपलोड्स करे थे जिसमें मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स प्रोवाइड कर रहा था। तो आज से मैं ये सीरीज दोबारा कंटिन्यू करने वाला हूँ और अब मैं फुल कंप्लीट कोर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ एक खुशी की बात हो रहा है कि मेरे मन में एक और नया थॉट आया है कि मैं क्यों ना सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बारी में शूट करके आपके लिए अपलोड कर दूं, ताकि वो आपको रिवीजन में हेल्प हो। इन वन वीडियो वन शॉट में सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये कैसा है और क्या मुझे ये आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहिए, और नहीं तो आपको थोड़े दिनों में वीडियो मिल ही जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ना आप एक अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाइए साथ साथ, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको इस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप इसे नोट करें ताकि आप एग्जाम टाइम में इसे रिवाइज कर सके। मैंने बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास थ्योरी ऑफ डिमांड है। जैसे कि चैप्टर का नेम हमें बता रहा है कि हम डिमांड की थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे मन में आता है, डिमांड है क्या। डिमांड क्या है? डिजायर टू बाय विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। किसी पर्सन की डिजायर कि मुझे ये चीज खरीदनी है और उसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, मींस सफिशिएंट, वो इतना सफिशिएंट है, वो चाहे इकोनॉमिकली लगाओ चाहे वो मेंटली इतना सफिशिएंट है कि वो उस चीज को खरीद सकता है। सेकेंडली, उसकी विलिंग है इस चीज को खरीदने में। अब ऐसा नहीं हम कह सकते जैसे कोई भी मिडिल क्लास पर्सन आके कहे कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, उसे हम डिमांड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पहली बात उसकी इतनी सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है कि वो कोई इतनी लग्जरीज गाड़ी को हायर कर सके। सेकेंडली, अगर उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं तो भी उसे बहुत ज्यादा संकोच होएगा अपने एकदम से इतने अमाउंट ऑफ मनी एक गाड़ी में इन्वेस्ट करने की। उसका कहीं ऐसे उसका मन करेगा कि कहीं और इन्वेस्ट कर लूं जिससे मुझे फ्यूचर में भी फायदा हो। तो अब हम चलते हैं सेकंड उस पे, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई है जो एग्जिस्टिंग प्राइस रेट हमारा चल रहा है। मान लो कोई किसी भी एप्पल का प्राइस लगा लो आप, एप्पल का प्राइस मान लो 50 रुपीज पर केजी आ रहा है, तो इतनी क्वांटिटी इस प्राइस में कितने लोग उस एप्पल को खरीदने के लिए तैयार है, उसे हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब उसके बाद आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब है? एक ऐसी टेबल जिसमें हम रिलेशन शो करते हैं प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का, कि जब इतना प्राइस था तो कितने लोगों ने डिमांड किया, और जब प्राइस चेंज हुआ तो कितने लोगों ने डिमांड किया। ठीक है, तो ये होता है डिमांड का शेड्यूल। अब अगर हम कहें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, अगर हमने इंडिविजुअल के डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ना है तो वो होएगा वन कंज्यूमर से रिलेटेड। मींस वन कंज्यूमर के बिहेवियर से वो इंडिविजुअल डिमांड चेंज हो रही होगी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल चेंज हो जाएगा। पर अगर हमने मार्केट का डिमांड शेड्यूल पढ़ना है तो उसके लिए हमें कम से कम नहीं ज्यादा तो 5-6 कंज्यूमर्स का डाटा लेके चलना पड़ेगा, और एक कंज्यूमर से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट का डिमांड शेड्यूल क्या चल रहा है। तो ये सारे जितने भी मैंने बताए ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1-1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, नहीं तो आपके कंसेप्ट तो बिल्ड कर ही रहे हैं जिससे आप बड़े क्वेश्चन भी आसान से आंसर कर पाएंगे। तो अब आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी का प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसका मतलब पता लग जाता है तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले है प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस क्या होता है? मान लो कि और क्वांटिटी डिमांड उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सिंपल सा एक रीजन है। मान लो अभी आप कोई चीज 10 रुपए में खरीदते हो, तो आप उसको 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो, पर मान लो अगर उसका प्राइस एकदम से 15 रुपए या 20 रुपए हो जाता है, तो आप ना उस क्वांटिटी को खरीदना नहीं चाहोगे अब, क्योंकि अब उसका प्राइस बढ़ चुका है, जितना वो डिजर्व नहीं करती उससे ज्यादा उसका प्राइस हो चुका है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी डिमांड उससे हटा लेंगे, जो अपनी डिमांड चेंज कर लेंगे, जिस वजह से जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड थी वो डिक्रीज होगी। अब आप इस केस में देख सकते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हुआ था, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी थी। तो इसको हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही कोई कमोडिटी है, मान लो कोई 15 रुपीज वाला बिस्किट है, मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है? उसका प्राइस डिक्रीज होके सिर्फ ₹5 रह जाते हैं। अब सिर्फ ₹5 रहने की वजह से आपका मन करेगा कि पहले तो ये बिस्किट 15 में आता था और ये बहुत अच्छा बिस्किट है, 15 रुपीज भी डिजर्व करता था, अब मुझे 5 में मिल रहा है, तो उसकी ऑब्वियसली डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा अमाउंट से उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसी को कहते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। अब
आपको पता है जैसे हर एक का हम ग्राफ बनाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं डिमांड कर्व का, डिमांड की कर्व बना रहे हैं, डिमांड से रिलेटेड कर्व बनाएंगे, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए डिमांड कर्व का फॉर्मूला सबसे पहले -1 इंटू परसेंटाइल चेंज इन प्राइस, मतलब कितने परसेंटाइल से प्राइस में चेंज आया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, और परसेंटाइल चेंज इन क्वांटिटी, कितने परसेंटाइल चेंज से क्वांटिटी में डिमांडेड आया, ठीक, चेंज आया, क्वांटिटी में चेंज आया। अब हम चलते हैं इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर। इंडिविजुअल डिमांड में ऑन प्राइस लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है, जो मैंने अभी आपको बताया, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड इसमें फॉलो होता है। अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मान लो कोई सब्स्टिट्यूट गुड प्रेजेंट है हमारे पास, अगर एक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हुई फॉर अदर। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर, मतलब अगर दूसरे का प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर ऑल्सो। सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मान लो अब कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल मैं लेना चाहूं कि जैसे हमारे पास कोलगेट है, हमने ब्रांड का एग्जांपल ले लिया कोलगेट कोमा पेप्सोडेंट, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि कोलगेट भी 100 ग्राम वाली एक पैकिंग निकालता है ₹10 में, ठीक है, और पेप्सोडेंट भी एक 100 ग्राम वाली पैकिंग निकालता है ₹10 में। मान लो एक दिन क्या करता है पेप्सोडेंट, अपनी ये जो 100 ग्राम वाली पैकिंग थी इसे ₹8 का कर देता है, तो ऑब्वियसली कोलगेट को भी अपनी डिमांड में चेंज लाना पड़ेगा, कोलगेट को भी अपने प्राइस में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोलगेट उस टाइम भी 10 रुपीज के साथ एग्जिस्ट करता रहा ना तो वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारे पेप्सोडेंट पे जितने भी कंज्यूमर्स है सारे पेप्सोडेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड एक दूसरे से ऐसे आपस में रिलेटेड होते हैं। अब दूसरी बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अब मैं आप होप कर रहा हूँ कि आप ये साथ साथ लिखते जा रहे हैं जो भी मैं चीज आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इसे दोबारा बाद में रिवाइज कर सके, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल, अब इसका क्या मतलब है? मान लो मैं आपको कार दे दूं पर उसमें पेट्रोल ना दूं, क्या कर लोगे आप कार का? कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं आपको पेट्रोल दे दूं बट आपको कार ना दूं तो पेट्रोल का भी आप कुछ नहीं कर सकते। मींस ये दोनों आपस में एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। अगर दोनों चीजें होएगी तभी हम उनका कुछ यूज ला सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इसी को कहते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, पेन और इंक। अभी मेरे पेन में इंक है तभी मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे पेन में इंक ना होती तो मैं नहीं लिख पाता। अब अगर इंक दे दूं आपको और पेन ना दूं तो हम इंक क्या कर लेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी हमें दोनों की इकट्ठी जरूरत होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपने क्या समझना है कि फॉल इन प्राइस ऑफ वन, एक के प्राइस कम होने की वजह से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इस कार और पेट्रोल वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं कि कार वाली, हम जो कार ले वो पेट्रोल वाली ले या डीजल वाली ले। तो ये देखते हैं किसका रेट आजकल सही चल रहा है, इसकी प्राइस आजकल सही चल रहा है। मान लो डीजल का रेट सही चल रहा है तो वो डीजल वाली कार प्रेफर करेंगे, या फिर उनके अपने जो वो होते हैं स्पेसिफिकेशंस होते हैं उस हिसाब से अगर उनको पेट्रोल वाली सूट कर रही है तो पेट्रोल वाली करते हैं। पर उनके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि वो देखते हैं किस चीज का प्राइस कम चल रहा है, पेट्रोल का कम चल रहा है या डीजल का कम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस की कम होने की वजह से एक में दूसरे की डिमांड बढ़ गई। अगर डीजल का पेट्रोल प्राइस कम चल रहा है तो डीजल की कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे पता लगता है हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे, अगर एक का प्राइस कम हो तो दूसरे की डिमांड कैसे बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और इसको साथ साथ नोट कर लीजिए क्योंकि 3 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसका मीनिंग। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? दीज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, ऐसे गुड्स जिनको हम दूसरे के प्लेस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि टी और कॉफी, मान लो इसका एग्जांपल है, मैं टी और कॉफी के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो एक बार आपको चाय पीने को नहीं मिले तो आप कॉफी से काम चला सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर कैफीन है, दोनों आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो किसी दुकान पे आपको पेप्सी नहीं मिली तो आप उसको कोक से रिप्लेस कर सकते हो, मीन्स आप किसी जगह कोक पी सकते हो, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच कंप्लीट डिमांड फॉर ईच अदर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कार और पेट्रोल, अगर मैं खाली कार दे दूं तो आपके किसी यूज की नहीं, और खाली पेट्रोल दे दूं तो आपके किसी यूज का नहीं है, तो वो एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं, इसलिए हमें दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब उसके बाद होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन मीन्स इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर, कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज हुआ सब्स्टिट्यूट गुड में, जैसे मैंने आपको पेप्सोडेंट का एग्जांपल दिया था कि मान लो पेप्सोडेंट ने अपना वो कर दिया 15 रुपए का, तो कोलगेट भी 15 का कर देगा, ठीक है ना, ताकि दोनों इकट्ठे बैलेंस बना के चले। भाई
कोलगेट सोचेगा वो 15 का कर रहा है और मैं 10 का बेच रहा हूँ, तो मेरे को तो नुकसान हो रहा है 100 ग्राम में, तो मैं भी 15 का बेचूंगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, और इसके एग्जाम्पल है पेन और इंक, जैसे मैंने अभी आपको पेन और इंक का दिया था, और एक ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो अब उसके बाद हम चलते हैं कि हम सबसे पहले ना इंडिविजुअल डिमांड को क्या क्या अफेक्ट करता है वो चीजें पढ़ रहे हैं। तो अब इसकी बात आते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर नॉर्मल गुड्स की बात की जाए, नॉर्मल गुड्स कैसी गुड्स होते हैं जो मतलब एवरेज रेंज के होते हैं, एवरेज क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। द डिमांड टेंड टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बनेगी बढ़ेगी तो आपका डिमांड भी बढ़ेगी। मान लीजिए आप एक एज अ कंज्यूमर आप कुछ टी शर्ट्स खरीदने जा रहे हैं, अब टी शर्ट नॉर्मल गुड है, ठीक है। अब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी टी शर्ट से रिलेटेड, आपका और मन करेगा नई नई टी शर्ट्स खरीदने का, नई नई टाइप की टी शर्ट खरीदने का। तो इसी को कहते हैं कि डिमांड इंक्रीज होगी विद एन इंक्रीज इन इनकम। मान लो भगवान ना करे आपकी इनकम कम होती है, थोड़ी थोड़ी कम होगी इनकम, तो अब आपको अपना पता है कि इस महीने मुझे कम इनकम मिली है, तो मुझे अपना देख के स्पेंड करना पड़ेगा, देख के हम मुझे अपने खर्चे भी स्पेंड करने पड़ेंगे। तो आप एक टाइम आइडिया टाल भी सकते हो कि छोड़ क्या करना है, टी शर्ट लेके पिछली से काम चला लेंगे। तो ये है नॉर्मल गुड्स का केस कि अगर इनकम में इंक्रीज आता है तो डिमांड में इंक्रीज आएगा, ठीक है। अब सेकंड आता है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या होता है? ऐसे गुड्स जो मतलब एवरेज क्वालिटी से कम है, नीचे है, एवरेज क्वालिटी से कम है, जो मतलब एक तरह से हम काम चलाने के लिए यूज कर लेते हैं, पर उनसे बेटर क्वालिटी हम डिजर्व करते हैं या हमारे पास अवेलेबल होती है, पर हम उस क्वालिटी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं सिंपल कोई भी आपको एग्जांपल लेके बता सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा पता होगा कि जो वीट होती है उसकी पैकिंग आती है, वीट आटा की पैकिंग आती है, तो उसमें मान लो एक है नॉन ब्रांडेड आटा, एक है नॉन ब्रांडेड और एक है ब्रांडेड। मान लो कोई भी ब्रांड मान लो, मैंने मान लिया आशीर्वाद ब्रांड, आशीर्वाद ब्रांड के आटा आते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात पता है कि ब्रांड एक ये भी है पर ये नॉन ब्रांडेड है। अब इंफीरियर गुड्स कौन सा हुआ? ये वाला इंफीरियर गुड हुआ, क्योंकि ये एवरेज क्वालिटी से नीचे है, एवरेज क्वालिटी से नीचे है। अब इसका रेट 10 kg का मान लो 230 है और इसका रेट वही 550 के आसपास रहेगा। तो आप खुद देख सकते हैं जिसकी इनकम कम होगी ऑब्वियसली वो नॉन ब्रांडेड की तरफ ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसकी मेजर पोर्शन यहाँ पे स्पेंड हो जाए, इसलिए तो वो इंफीरियर गुड की तरफ प्रमोट होता है। पर जिसकी इनकम अच्छी खासी रहेगी उसकी क्या होगा, 550 वाला भी वो उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे हमें पता लगता है कि डिमांड डिक्रीज हो जाती है जब इनकम इंक्रीज हो जाती है। मान लो एक जना था वो पहले कम पैसे कमा रहा था, पर अब उसके पास मान लो उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या ऐसा कुछ मान के हम ये ज्यूम करते हैं कि वो उसके 15,000 से वो ऊपर कमाने लग गया, 15,000 प्लस हो गई उसकी इनकम में। तो अब आपको पता है जब उसकी इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब नॉन ब्रांडेड क्यों ले भाई, अब तो हम ब्रांडेड वाला ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ब्रांडेड वाले की तरफ जाएंगे। तो ये होता है कि कैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर डिपेंड करती है उसको, ठीक है, मतलब हमारी डिमांड को, क्वांटिटी डिमांडेड को। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस भी है। सबसे पहले हैव पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पॉजिटिव रिलेशन का कैसे मतलब, इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, इनकम डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज होगी नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। अब उसके बाद आता है हैव नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी मैंने बताया कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कम इंफीरियर गुड लेने चाहोगे क्योंकि ये गंदे वाले गुड्स हैं, पर अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आता है इनकम। इनकम में हमें क्या बता रहा है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, मे बी एसेंशियल, मे और मे नॉट बी एसेंशियल, आर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। इंफीरियर गुड्स के केस में जनरली वही चीजें आती हैं जो एसेंशियल होती है लाइफ के लिए, पर नॉर्मल गुड्स के केस में वो चीजें नहीं आती जो एसेंशियल हो। जैसे कि मैंने आपको टी शर्ट का एग्जांपल दिया, टी शर्ट एसेंशियल नहीं है लाइफ का, हालांकि हम कपड़े हमारे लिए पहनना जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर महीने हम नई टी शर्ट खरीद दें, वो हमारे लिए एसेंशियल है। पर ये जरूरी है कि हर महीने हम नई व्हीट का पैकेट लेके आए क्योंकि हमें उससे फूड लेना है, हमें उससे चपातीज बना के खानी है। तो इंफीरियर गुड्स में एसेंशियल्स आते हैं जबकि नॉर्मल गुड्स में जरूरी नहीं है, एसेंशियल्स ही आए। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एग्जीक्यूट। लॉ ऑफ डिमांड एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, ठीक है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ मतलब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया था, एक बिस्किट जो पहले 15 रुपए का आता था अब उसका प्राइस गिर के 5 रुपए रह गया, तो आप खरीदने के लिए ज्यादा उत्सुक होगी, कहोगे ये तो 15 रुपए में आ जाता था पर अब इतना सस्ता हो चुका है। ऐसे ही वाइस वर्सा, इसका उल्टा ले सकते हैं। एक बिस्किट था जो कि 15 रुपए का आता था, अब वो 25 का कर दिया और आप कह रहे हो 25 रुपए तो ये डिजर्व नहीं करता, तो आपकी प्राइस रेंज क्या हो जाएगी, उससे लेने से कम हो जाएगी, आपका मन नहीं करेगा अब उसको लेने का, ठीक है जी।
तो अब हम चलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में हम क्या पढ़ते हैं, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर की, मान लो कोई एडवर्टीजमेंट देख के या कोई ट्रेंड देख के कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ गया, कंज्यूमर के प्रेफरेंस में चेंज आ गया। कंज्यूमर पहले किसी और चीज को प्रेफर करता था पर अब किसी और चीज को, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो उसमें भी चेंज आएगा ही आएगा। मान लो कोई भी एलिगेशन लगा दी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, भाई ये प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स है, तो ऑब्वियसली पीपल क्या करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन नियर फ्यूचर की। मान लो कोई प्रोडक्ट है, हमें पता है वो नियर फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होएगा, नियर फ्यूचर में हमें नहीं मिल पाएगा, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको नियर फ्यूचर में भी यूज कर सके। पर अगर हमें पता है भाई इसको नियर फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला और नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा इसकी सप्लाई आने वाली है जिस वजह से इसका रेट और डिक्रीज होएगा, तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे, उस टाइम के लिए उसको कम खरीदेंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो अब उसके बाद हम चलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन में। अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन सिंपल है, एज अ ग्रुप लेके चलता है ये हर एक चीज को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सबसे पहले पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ बायर्स। डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर, चाहे जितनी ज्यादा बायर होंगे उतनी ज्यादा डिमांड हम कहेंगे इंक्रीज हुई है। मान लो अभी आप खुद इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो अभी एक वो सिटी है उसमें 10 जने कार लेने के लिए विलिंग है, पर एक दूसरी सिटी है जिसमें मान लो 100 जने कार लेने के लिए विलिंग है, तो आप खुद कहोगे कि वहां की डिमांड ज्यादा है, वहां की मार्केट डिमांड ज्यादा है यहाँ की डिमांड से। तो आप क्या करोगे कि आपकी कोई कार वाली फॉर्म है, तो आप कोशिश करोगे भाई उस सिटी में जिसमें 100 कार बायर्स अवेलेबल है वहां पे अपना ऑफिस वगैरह सेट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है अगर रिच पीपल में इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ लग्जूरियस गुड इंक्रीज होगी, जो लग्जूरियस गुड होते हैं उनमें डिमांड इंक्रीज होगी। पर अगर पुअर पीपल में इंक्रीज हुआ तो मैंने आपको बताया इंफीरियर गुड में डिक्रीज होगी। जैसे कि कोई मान लो पॉवर्टी लाइन से ऊपर था पर आज टाइम आ चुका है कि वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, तो ऑब्वियसली उसे इंफीरियर गुड्स पे आना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो नॉर्मल गुड्स अफोर्ड कर सके। पर अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा रिच पीपल के अंदर हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लग्जूरियस चीजें खरीद सकते हैं। अब उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखो, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस इट्स प्राइस, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है, अगर एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ेगा और अगर दूसरा बढ़ेगा तो एक कम होएगा। ठीक है, अब इसकी क्या क्या एजम्पशंस लेके चलते हैं, हम इसकी एजम्पशंस लेके चलते हैं कि लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस बिल्कुल सेम है, लोगों की इनकम सेम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट गुड्स बिल्कुल सेम है और इनकी नियर फ्यूचर में एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रहेगी अवेलेबिलिटी जैसी आज है। मतलब जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में कुछ कंसेप्ट पढ़े थे जिस वजह से चेंज आता है वो सारे हमने क्या ले लिए, कांस्टेंट लेके ले लिए ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो। अब डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, कभी भी आपने देखा हो कोई भी डिमांड कर्व, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, ये ऐसी शेप में होगा ये। ठीक है, अभी डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके दो रीजन, इसके रीजंस क्या है, सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई हर एक एक्स्ट्रा आइटम कंज्यूम करने की वजह से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, हमारा और मन नहीं कर रहा इससे ज्यादा हम कंज्यूम करें। सेकेंडली इनकम इफेक्ट, जो कि मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया, इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होगी, पर अगर इनकम कम होगी तो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की इफेक्ट होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन अगर एक ब्रांड ने अपना प्राइस इंक्रीज कर लिया तो आप उस ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जैसे मैंने आपको सिटी का एग्जांपल दिया, एक सिटी में सिर्फ एक तो 10 जने हैं कार रेडी लेने के लिए, पर दूसरी सिटी में 100 पर्सन है, तो आप ऑब्वियसली वहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे। उसके बाद होता है डिफरेंट यूजेस। अब एक गुड है मिल्क है, मिल्क के अगर थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज आता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस है, उसकी कर्ड बना सकते हैं, उसका पनीर बना सकते हैं, उसकी क्रीम बना सकते हैं, उसका बटर, उसका घी, कुछ मर्जी बना लो। पर वहीं अगर आप किसी ऐसी चीज का जिसका ज्यादा यूजेस नहीं है उसका प्राइस में चेंज लाने की कोशिश करोगे तो लोग ज्यादा अनविलिंग होगी उस प्राइस चीज को बाय करने में। ठीक है, अब आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले कहाँ कहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन ऐसी चीजें होती है जो स्पेसिफिक होती है, जो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता और उनको डिमांड ही तभी की जाती है जब उनका प्राइस क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो। जैसे कि मैं कहूँ कोई डायमंड ले लो आप,
कोई भी डायमंड है वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, हर एक जने के पास नहीं प्रेजेंट हो सकता, ठीक है। तो कोई रिच पर्सन उसे खरीदने की तब कोशिश करेगा जब उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो, या कोई ऐसी एंटीक पेंटिंग हो, या एंटीक थिंग्स इस सारी इसमें आ गई। अब इसके बाद आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में इसमें गिवन पैराडॉक्स फॉलो होता है कि अगर प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड भी फॉल हो जाएगी, प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड भी फॉल हो जाएगी। मीन्स लोग इसमें सोच के चलते हैं कि अगर इसका प्राइस कम है तो मीन्स ये गुड भी अच्छा नहीं है। इसके बाद आता है इरेशनल जजमेंट, जहां पे हम बिल्कुल गिवन गुड्स की तरह हम प्राइस से जज करते हैं अभी उसकी क्वालिटी कैसी होगी। हो सकता है कोई चीज का प्राइस कम हो पर उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट आता है जो 1 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड व्हेन लो ऑफ डिमांड फेल। जब भी लो ऑफ डिमांड फेल होएगा, इन एक्सेप्शनल केसेस में लो ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, उस केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप का बनेगा, ना कि डाउनवर्ड स्लोप का। डाउनवर्ड स्लोप का नहीं बनेगा, अपवर्ड स्लोप का उस टाइम पे डिमांड कर्व बनेगा। अब आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। व्हेन जब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ जाती है क्योंकि उस कमोडिटी का प्राइस चेंज हो चुका है, उसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और जब उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और उसमें हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर। अब इसके बाद ये चैप्टर हाँ जी आगे भी कंटिन्यूड है, तो मैं आगे भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले ना मैंने इसके लिए आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है और इधर मैं आपको डिमांड कर्व में चेंज बताऊंगा क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व किस किस तरह से हो सकती है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का रीजन है मेन जिस वजह से मूवमेंट हो सकती है। पहला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ये होता है कॉजेज बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, खुद अपने कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से, कम होने की वजह से जो चेंज आया। सेकेंडली कॉजेज बाय इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसमें प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से चेंज आया और यहाँ पे प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से चेंज आया। तो अब हम पढ़ते हैं कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होएगा, चेंज इन डिमांड, अगर सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंशन हुई डिमांड की तो क्या होगा, बैकवर्ड डिक्रीज इन डिमांड। और अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई तो क्या होगा, फॉरवर्ड इंक्रीज। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, अदर देन प्राइस होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर इसका प्राइस नहीं होता, प्राइस के अलावा इसके अलग फैक्टर होते हैं। कॉजेज क्या है फॉरवर्ड शिफ्ट के, फॉरवर्ड शिफ्ट किस किस केस में हो सकती है। पहला जब इनकम इंक्रीज हुए, सेकेंडली सब्स्टिट्यूट का गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल हो जाए। टेस्ट और प्रेफरेंसेस लोगों के शिफ्ट हो जाए। अवेलेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन नियर फ्यूचर, जब अवेलेबिलिटी हमें पता है आने वाले उसमें कम होने वाली है तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। मीन्स हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सब पॉइंट आप लिख लो, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कि बैकवर्ड शिफ्ट के केस में क्या होगा। बैकवर्ड शिफ्ट के केस में बिल्कुल इसका अपोजिट होएगा और कुछ भी नहीं होएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होएगा। अब इसके बाद आता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट में क्या बताता है कि डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। मान लो एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि हम क्यों ज्यादा पैसे खर्च करना चाहेंगे, हम तो जिस हमें सस्ता सब्स्टिट्यूट दे रहा है उसी के पास जाएंगे। अब अगर एक की प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी जो प्रोडक्ट था उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि लोग दूसरे प्रोडक्ट पे अब शिफ्ट करने लग जाएंगे। अब मान लो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे इफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे इफेक्ट करता है। मान लो एक प्राइस के उसमें इंक्रीज आया तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी क्योंकि अब हमें बताया भाई हमें वो मिला के चीज महंगी मिलेगी। मान लो इंक पहले 5 रुपए की आती थी, अब 10 रुपए की होगी, तो मुझे पता है पेन मुझे कितने का मिलेगा, 15 रुपए का मिलेगा, जबकि मुझे पहले सिर्फ 10 रुपए का पेन ये मिलता था, ठीक है ना। ऐसी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड, अगर एक के प्राइस में डिक्रीज होता है तो दूसरे की अपने हमें पता है अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तो जिस वजह से हमें एज अ होल वो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 5। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक देके जरूर जाना वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू वेरी मच।